जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस मार्क 1 को मिला फ्लाइट क्लियरेंस। अगले साल के पहले क्वार्टर तक तैयार हो जाएगा तेजस मार्क 2। जम्मू कश्मीर में उभर रहा है बेडरूम जिहादीज वाला नया थ्रेट। फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल ने आसिम मुनीर को बताया लादेन। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी दी भारत को वॉर की धमकी। इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एचएएल के सीएमडी ने भारत के स्वदेशी तेजस प्रोग्राम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स दिए हैं, जो कि इस प्रकार से है। एचएएल की नासिक डिवीजन से जो पहला तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है वो रोल आउट होने के लिए तैयार है और इसी तेजस मार्क 1 को DGAQA की तरफ से क्रूशियल फ्लाइट क्लियरेंस भी मिल चुका है, जिसमें मैंडेटरी टेक्निकल सर्टिफिकेशन और रियल टाइम ऑपरेशन परमिशंस ये दोनों क्लियरेंस शामिल हैं। इसके अलावा जो एचएएल है वो इस वर्ष दिसंबर तक 10 और तेजस मार्क 1 फाइटर्स को तैयार कर लेगी, जिसमें ट्रेनर वेरिएंट और फाइटर वेरिएंट दोनों ही शामिल है। रही बात इंजन्स की, तो अभी तक जीई की तरफ से 2 ही इंजन्स भारत को डिलीवर हुए हैं, लेकिन एचएएल सीएमडी का कहना है कि उम्मीद है कि जो जीई है वो इस वर्ष के दिसंबर तक टोटल 12 इंजन्स भारत को दे देगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो जीई है वो अपने प्रॉमिस पर बने रहती है और दिसंबर तक भारत के पास टोटल 12 इंजन्स हो जाते हैं, तो हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च से पहले एयरफोर्स को 12 तेजस मार्क 1 फाइटर्स डिलीवर होंगे। इसके अलावा तेजस मार्क 2 को लेकर अपडेट दिया गया है कि उसकी प्रोटोटाइपिंग पर ऑलरेडी काम चल रहा है और जो कि अगले साल के पहले क्वार्टर तक बन जाएगा और फिर अगले फाइनेंशियल ईयर के तीसरे या चौथे क्वार्टर तक उसकी पहली उड़ान कंडक्ट की जाएगी। एचएएल सीएमडी ने बताया कि कई सारे देशों के साथ तेजस ALH तो इन प्लेटफॉर्म्स के एक्सपोर्ट पर भी बातचीत चल रही है और एचएएल की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि उनके सभी एयरक्राफ्ट का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंट्रोल डिज़ाइन सब कुछ उनके पास है। यानी कि जो एचएएल है वो अपने कस्टमर को उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टमाइजेशन भी ऑफर कर सकती है और जो कि अन्य वेस्टर्न काउंटर पार्ट की तुलना में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी साबित होगा। लेकिन इसके अलावा हम आपको एक और रिपोर्ट के बारे में बताना चाहेंगे जो कि इंडिया टुडे की तरफ से जारी की गई है। तो जैसे कि एचएएल सीएमडी ने तो उम्मीद जताई है कि दिसंबर तक जीई की तरफ से हमारे पास टोटल 12 नए इंजन्स हो जाएंगे तेजस मार्क 1 के लिए, और जीई ने पहले प्रॉमिस भी किया था कि वे अगस्त के महीने से हर महीने 2-2 इंजन्स डिलीवर करना शुरू करेंगे। लेकिन इंडिया टुडे की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें सोर्सेज के हवाले से ये बताया गया है कि भारत अमेरिका के साथ F404 इंजन्स की डिलीवरीज को फास्ट ट्रैक करने के लिए निगोशिएट कर रहा है, लेकिन जीई ने कहा है कि वो हर महीने एक इंजन भेजेंगे और अक्टूबर महीने के बाद वे हर महीने 2-2 इंजन्स डिलीवर करना शुरू करेंगे। तो अगर अक्टूबर के बाद से हर महीने 2 इंजन्स आएंगे तो फिर दिसंबर तक टोटल 12 इंजन्स होना तो काफ़ी मुश्किल है। बाकी जो एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 फाइटर्स वाली डील है तो उनके लिए भी F404 इंजन्स के फॉलो अप ऑर्डर्स वाली जो डील है उसे इस महीने के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की बात की गई है। पीटीआई न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बिल्कुल ही नए तरह के थ्रेट को अनकवर किया है और इस थ्रेट के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल किया गया है वो है बेडरूम जिहादीज। सीधे तौर पर बात की जाए तो यहाँ पे बात की जा रही है डिस इन्फॉर्मेशन या फिर प्रोपेगेंडा वाले थ्रेट की, जिसमें एंटी इंडिया एलिमेंट्स अपने घरों में सेफली बैठकर सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करके भारत के अंदर कम्युनल टेंशंस को क्रिएट करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाते हैं। इस तरह का जो दुश्मन है वो हथियारबंद आतंकियों से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही विपरीत है, लेकिन इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने का बड़ा पोटेंशियल रखता है। और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे ही सोशल मीडिया हैंडल्स के नेटवर्क को अनकवर किया है जो कि संभावित रूप से आतंकी संगठन और पाकिस्तान में मौजूद उनके सिंपैथाइजर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और जो सक्रिय रूप से लोकल डिजिटल स्पेसेस में घुसपैठ करके भड़काने वाले कंटेंट, प्रोपेगेंडा तो उनको फैलाने का काम करते हैं। और इनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि कश्मीर घाटी में सांप्रदायिक झड़पें और अशांति फैले। और कई वर्षों तक हथियारबंद आतंकियों से लड़ने के बाद अब भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को जम्मू कश्मीर में इस हिडन एनिमी का सामना करना पड़ रहा है और इन दुश्मनों के हथियार हैं कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट, जिसकी मदद से वो र्यूमर्स को फैलाकर युवाओं को इन्फ्लुएंस करके कहीं भी वॉर तक छेड़ सकते हैं। ये भी बताया गया कि इस ट्रेंड की शुरुआत 2017 में हुई थी, लेकिन जब 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया गया और इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए जो इंटरनेट को भी कंट्रोल किया गया था, तो उसके बाद से इनकी गतिविधियाँ रुक गई थी। लेकिन पिछले साल जब जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक असेंबली इलेक्शंस को कंप्लीट किया गया तो उसके बाद से जो बेडरूम जिहादीज हैं दोबारा से उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसका सीधा सा उद्देश्य है इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना और घाटी में अशांति को फैलाना। और ये सारा खुलासा हुआ है कई सप्ताह की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिसमें कई हजार सोशल मीडिया पोस्ट, कमेंट्स, प्राइवेट मैसेजेस उन सभी की छानबीन की गई थी और पाकिस्तान में इनके हैंडलर्स की लोकेशन और मैलिशियस ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के बीच एक डायरेक्ट लिंक के एविडेंस भी मिले हैं। और एक खतरा इतना बड़ा है कि इस मामले के इन्वेस्टिगेशन में शामिल एक ऑफिशियल का ये कहना है कि कोई भी एक बेड पर या सोफे पर बैठकर
कई हजार चैट ग्रुप्स में फेक न्यूज़ को प्लांट कर सकता है, जिससे पूरी यूनियन टेरिटरी में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ जाए। और अब जो बाहरी ताकतें हैं जो कि भारत को हमेशा डिस्टेबलाइज करने के प्रयास में लगी रहती हैं, तो उनके लिए जो डिजिटल बैटलफील्ड है वो एक मेन फ्रंट बन चुका है। और अगर आपको इस नए डिजिटल थ्रेट के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो हमने डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप पर अपलोड करी है, आप उसे जाकर भी जरूर देखिए। और इंडिपेंडेंस डे के खास अवसर पर डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप और हमारी क्लोथिंग साइट squadron.in पर भी स्पेशल सेल चल रही है, जिसके तहत आप डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप पर मात्र ₹1.5 प्रतिदिन से भी कम की कॉस्ट पर प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं squadron.in पर भारत कूपन कोड का इस्तेमाल करके लेटेस्ट मर्चेंडाइज को बाय कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तो अमेरिका की ज़मीन से उसके द्वारा दी गई न्यूक्लियर धमकी तो आप सभी ने सुनी ली है। तो आसिम मुनीर की इसी स्टेटमेंट पर एक फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल माइकल रूबिन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर को लादेन से कंपेयर किया है। बस लादेन और आसिम मुनीर में एक सूट का ही फ़र्क है। और माइकल रूबिन का ये कहना था कि पाकिस्तान का इस तरह का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और उनके बयान किसी आर्मी चीफ की तरह नहीं बल्कि ISIS और लादेन द्वारा दिए गए पहले के बयानों की तरह हैं। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की बयानबाजी इस्लामिक स्टेट से सुनी हुई बातों की याद दिलाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सारे बयान दिए गए हैं अमेरिका की ज़मीन से, और इसलिए इस तरह के बयानों के लिए फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल ने इमीडिएट डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कहा है, जिसमें पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई वाले स्टेटस से हटाकर उन्हें टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाली स्टेट के तौर पर डेजिग्नेट करना चाहिए। उनका यह भी सुझाव है कि आसिम मुनीर को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके उन्हें US वीज़ास को रिसीव करने से भी बैन करना चाहिए। और जब आसिम मुनीर ने इस तरह के कमेंट्स किए थे तो उसी समय 30 मिनट के अंदर उसे तुरंत अमेरिका से बाहर निकालना चाहिए था। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के इस तरह के बयान कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठाते हैं कि क्या पाकिस्तान एक स्टेट के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करने के लायक है भी या नहीं, और स्पेशली जब उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। और इसीलिए फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल ने इस बात की पॉसिबिलिटी को भी रेज किया है कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन है तो उन्हें अपनी सील की टीम्स पाकिस्तान के अंदर भेजनी पड़े वहाँ की न्यूक्लियर वेपन्स को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेशन नहीं है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं कि आसिम मुनीर ने अपने कमेंट में ये भी कहा था कि अगर अगली बार भारत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम उनके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करके उन्हें दिखा देंगे। और इस पर उन्होंने मुख्य रूप से जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिफाइनरीज को टारगेट करने की बात कही थी, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। और ये पहली बार है जब पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप ने नाम लेकर भारत के एक प्रमुख इकोनॉमिक एसेट को टारगेट करने की बात कही है। बाकी ये तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री से लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहाँ पे सब के सब रेडिकलाइज्ड हैं, उनका दिमाग घुटनों पर है या फिर घुटनों से थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, तो इस वजह से उनकी तरफ से इस तरह की बातें होती रहती हैं। जैसे कि आसिम मुनीर के बाद अभी हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री रह चुके बिलावल भुट्टो ने भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत को धमकी दी कि अगर भारत इस ट्रीटी को आगे बैन रखता है और डैम बनाने का प्रयास करता है तो फिर भारत पर हमला करेंगे। भुट्टो ने यह भी कहा कि हमने वॉर स्टार्ट नहीं करी थी, अगर आप सोचते हैं कि आप सिंदूर जैसा हमला दोबारा से करेंगे तो पाकिस्तान के हर एक प्रांत में जो हमारे लोग हैं वो तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं और ये वॉर आप निश्चित रूप से हारोगे, हम झुकने वाले नहीं हैं। खैर वो बात अलग है कि जब ब्रह्मोस आएगी तो ये सिर्फ झुकेंगे ही नहीं बल्कि लेट भी जाएंगे, और वो भी हमेशा के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अपनी इस तरह की बयानबाजी से ये अपनी ही जनता को टूतिया बनाने में लगे रहते हैं, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट छिड़ता है तो ये जितनी भी लीडरशिप है ये गायब हो जाती है। सबसे पहले यही पाकिस्तान छोड़कर भागेंगे, और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कि सिर्फ 4 दिन का ही कॉन्फ्लिक्ट था तो उसमें तक ये लोग गायब हो गए थे। और आसिम मुनीर वो तो खैर बंकर में छुपा पड़ा था। तो जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए ज़रूरी सप्लाईज जैसे कि गैस, वाटर, न्यूज़पेपर, इन सभी को रोका है। और फिर भारत ने भी जैसे को तैसे वाली जवाबी कार्रवाई करी थी, और भारत में जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स रह रहे हैं तो उनको भी कुछ इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा। पर जैसे कि पाकिस्तान की हमेशा की तरह आदत है कि पहले वो भारत को छेड़ता है और फिर जब भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान रोते हुए अपने आप को विक्टिम बताता है। अब भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की जो पूरी मीडिया है तो उसने भारत पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि जो भारत है वो अपने वहाँ पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को परेशान कर रहा है, जबकि भारत ने तो सिर्फ जवाब दिया और वो भी उसी भाषा में जो कि पाकिस्तान को समझ में आती है। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स यहाँ पे रह रहे हैं वो इस बात से ज़्यादा खुश होंगे कि वो पाकिस्तान में नहीं है, भारत में है, क्योंकि यहाँ पे उनको सभी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। जबकि दिक्कत तो हमारे डिप्लोमेट्स की हैं जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। बाकी इसके अलावा जैसा कि अभी हाल ही में जब भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इस बात को खुलासा किया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को मल्टीपल एसेट्स का नुकसान हुआ था, तो उस न्यूज़ को कवर करते समय हमने आपको एक बात और कही थी कि अभी कुछ दिनों बाद हमारे देश के कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि हमारे वायुसेना प्रमुख की ही बातों पर यकीन ना करके उसको फेक बताएंगे
और ऐसे ही कुछ लोग दिखने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि एयरफोर्स चीफ के दावे जांच के दायरे में नहीं आते हैं। वो कह रहे हैं सबूत कहाँ हैं, और ये सबूत मांगने वाले वही लोग हैं जो कि पाकिस्तान के किए गए क्लेम पर यकीन कर रहे थे, जिसने आज तक कोई सबूत दिया ही नहीं। और यही है वो पॉइंट 5 फ्रंट। बाकी एक और अपडेट है कि आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो के बाद अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से भी भारत के खिलाफ थ्रेट आया है, जिस पर उन्होंने ये कहा है कि अगली बार जब भारत के साथ वॉर होगा तो वो केवल भारत और पाकिस्तान की सीमा तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अगली बार जो पाकिस्तान है वो भारत के अंदर स्ट्राइक करेगा। खैर ये भी फैक्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने भारत के अंदर ही स्ट्राइक करने का प्रयास किया था। वो तो बात अलग है कि उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए। आज नई दिल्ली में 12 अगस्त को रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने नाइजीरिया के रक्षा मंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करी थी, और इस मीटिंग के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया गया, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैरीटाइम कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग, जॉइंट R&D और ऐसे अन्य सभी। और नाइजीरियन मिनिस्टर ने इंडियन डेलीगेशन को नाइजीरिया के डिफेंस इंडस्ट्री को विजिट करने के लिए भी इन्वाइट किया है, ताकि वे मिलकर इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। और जबकि इसी मीटिंग के दौरान रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज़ को भी हाईलाइट किया था, जिसमें LCA तेजस, LCH प्रचंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, तो इस तरह के हाई क्वालिटी डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में बताया गया है। और इसके साथ ही साथ नाइजीरियन साइड को इस बात का आश्वासन दिया गया है कि उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भारत फुल सपोर्ट देगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायब सूबेदार जगराम सिंह तोमर, सिपाही जी सुमेध वामन और सिपाही इलिया राजा पी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2018 में उरी में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक प्रदीप सिंह रावत वीर गति को प्राप्त हुए थे। 1994 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार सुरजीत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में ही एक ऑपरेशन के दौरान कैप्टन शेखर घोष ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 1 पैरा SF का निकनेम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।